हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्निंग केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है हीट ऑफ रिएक्शन। पर हीट ऑफ रिएक्शन पर आने से पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी और वो है हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो चेंज इन एंथैल्पी होता है, जो हमारा डेल्टा एच था वो किसके इक्विवेलेंट था? डेल्टा क्यूपी के। दैट इज हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। क्यू क्या इंडिकेट कर रहा है? हीट। और कैसा प्रोसेस है? कांस्टेंट प्रेशर पे जो प्रोसेस हो रहा है। क्लियर हो गया? तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर लिख सकती हूँ। उसी तरीके से जब मैं बात करती हूँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी की, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है? हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू वी। और ये चीज़ मैं इजीली प्रूव भी कर सकती हूँ। कैसे? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन क्या होती है? डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। क्लियर हो गया? यहाँ पर डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू है। वर्क डन क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। मान लो कोई प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है, कोई प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है, तो जो आपका चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? जीरो। और अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यहाँ पे पी नहीं होना चाहिए था, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये गलत है। ठीक है? डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो अगर कोई प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो। और अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो मैं ये कह सकती हूँ डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू वी। यस और नो? कह सकती हूँ? ठीक है? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। लास्ट लेक्चर में बताया था ये फॉर्मूला। डेल्टा एच हमारा क्या है? डेल्टा एच है हमारा हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब क्यूपी। यस और नो? डेल्टा यू हमारा क्या है? हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब क्यूवी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। और ये क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है। क्लियर हो गया? समझ में आई चीजें? तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ क्वेश्चन की, क्वेश्चन है आपका find the difference between heat content at constant pressure and heat content at constant volume for the reaction at temperature T। आपको यहाँ पर एक रिएक्शन गिवन है, टेम्परेचर हमारा क्या है? T है। और आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डिफरेंस बताना है, किसमें? हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर मैं बात कर रही हूँ हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो क्या होगा? क्यूपी। और अगर मैं बात कर रही हूँ हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो क्या होगा? क्यूवी। यस और नो? हमें पता है डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है, पता है सबको? तो डेल्टा एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्यूपी। और ये क्यूवी। किसका डिफरेंस पूछ रहा है? इन्हीं दोनों का तो डिफरेंस पूछ रहा है वो। सो डेल्टा क्यूपी माइनस डेल्टा क्यूवी इक्वल्स टू डेल्टा एन जी आर टी, यही तो होगा। तो यहाँ पर जो डेल्टा एन जी है वो बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो अगर आप देखो यहाँ पे प्रोडक्ट के डेल्टा एन जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स में से रिएक्टेंट के गैसियस मोल को माइनस करेंगे तो प्रोडक्ट के कितने हैं? 3, रिएक्टेंट के 5 + 1 6, तो ये कितना आया? -3। तो ये आ जाएगा आपका
डेल्टा क्यू पी माइनस डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू -3RT। यस और नो? आ सकता है? क्लियर है? सो आपका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं हीट ऑफ रिएक्शन की, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। पहली चीज़ तो ये, हीट ऑफ रिएक्शन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट है। किसका पार्ट है? थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट है। दूसरी चीज़, बेसिकली क्या होता है, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है? तो केमिकल रिएक्शन में हीट का क्या रोल है, ये हमें हीट ऑफ रिएक्शन से पता चलेगा। किस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में हीट किस तरीके से इन्वॉल्व है, ये हमें चीज़ अब समझ में आएगी। ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास कोई रिएक्टेंट है R, और वो हमें क्या दे रहा है? प्रोडक्ट। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर मैं हीट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ तो क्या होगा? डेल्टा H, जिसको हम लोग एंथैल्पी चेंज भी कहते हैं। तो जो आपका हीट ऑफ रिएक्शन है, जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं डेल्टा H से, उसका फॉर्मूला क्या होता है? HP माइनस HR। मतलब प्रोडक्ट में कितना हीट कंटेंट है माइनस रिएक्टेंट में कितना हीट कंटेंट। डेल्टा H क्या है आपका? हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू HP माइनस HR। इसका क्या मतलब है? प्रोडक्ट में कितना हीट कंटेंट है माइनस रिएक्टेंट में कितना हीट कंटेंट है। क्लियर हो गया? अब यहाँ जो डेल्टा H की जो वैल्यू है ना, वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो अगर डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है तो हम ये कहेंगे कि जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। अगर डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या होगी? तो एनर्जी रिलीज होगी, और हम उसे क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया? अब डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव कैसे आ रही है? डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव तभी आ सकती है जब रिएक्टेंट की जो हीट है, रिएक्टेंट में जो हीट कंटेंट है वो ज़्यादा हो, तभी तो नेगेटिव आएगा। सो HR इज ग्रेटर देन HP। क्लियर है? दूसरी चीज़, डेल्टा H की वैल्यू क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है। तो डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव तब होगी जब एनर्जी क्या हो रही हो? एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो। एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो। और डेल्टा H आपका पॉजिटिव कब होगा? जो हीट कंटेंट है प्रोडक्ट का वो ज़्यादा हो। प्रोडक्ट का जब हीट कंटेंट ज़्यादा होगा तो हम क्या कहेंगे कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग HP इज ग्रेटर देन HR। क्लियर है इतना? इसमें तो कोई डाउट नहीं। चलिए, अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ग्राफ। लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर मैं बात कर रही हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, किसकी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, किसके बीच में? एनर्जी वर्सेस फेज ऑफ रिएक्शन के बीच में। ठीक है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो अभी हमने लिखा कि जो हीट कंटेंट है रिएक्टेंट का वो ज़्यादा है। ठीक है? तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? तो ये रहा उसका ग्राफ। इसके अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट की हीट है वो ज़्यादा है प्रोडक्ट की हीट से। रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है प्रोडक्ट की एनर्जी से। क्लियर हो गया? तो अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करो तो ओवरऑल जो सिस्टम है हमारा, उसकी जो एनर्जी है वो क्या हुई? डिक्रीज हुई। ओवरऑल जो सिस्टम है हमारा उसकी एनर्जी क्या हुई? डिक्रीज हुई। मतलब पहले एनर्जी बढ़ी, उसके बाद एनर्जी घट गई। यही तो हुआ। पहले एनर्जी बढ़ती गई, उसके बाद हमारी एनर्जी क्या हुई? घट गई। इसका मतलब हमारी एनर्जी कहीं बाहर निकल गई, वो रिलीज हो गई। ठीक है? तो एनर्जी क्या हुई? रिलीज हुई। तो एक्सोथर्मिक का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होगा। और ये चीज़, ग्राफ वाला पोर्शन जेईई मेंस में पूछा गया है। समझ में आया? अब तो कोई डाउट नहीं है। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ एंडोथर्मिक रिएक्शन के ग्राफ की, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो ग्राफ होगा उसको भी हम लोग एनर्जी और फेज ऑफ रिएक्शन में ड्रॉ करेंगे। एंडोथर्मिक में क्या होता है कि प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा होती है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट और ये हो गया आपका रिएक्टेंट। क्लियर हुआ? इनिशियली अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो पहले एनर्जी, इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो ओवरऑल सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या हो रही है? वो इंक्रीज हो रही है।
पहले एनर्जी कम थी फिर बढ़ गई, तो ओवरऑल सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। बेसिकली हुआ क्या कि बाहर से किसी ने हीट प्रोवाइड करी और जो हीट उसको दी गई उसने वो हीट एब्जॉर्ब कर ली, तो अगर उसने वो हीट एब्जॉर्ब कर ली तो उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसी वजह से डेल्टा एच एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है, पॉजिटिव, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं। अगर मैं इसे केमिस्ट्री के टर्म्स में समझाऊं, चलो एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं। मान लो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, हमारे पास कोई रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कब बनता है, जब रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं तभी तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो रिएक्टेंट के बॉन्ड जब टूटते हैं ना तो उनको एनर्जी देनी पड़ती है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब प्रोडक्ट बनता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। ये चीज़ इसी केमिकल रिएक्शन से आई है। अब समझ में आ गया, बस इतना ध्यान रखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, और डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, जब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। और इस चीज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, एडवांस में ये चीज़ें आ चुकी हैं। क्लियर हो गया, चलिए तो आइए देखते हैं डेल्टा एच को हम लोग बेसिकली लिखेंगे कैसे मतलब इसे कैसे समझ पाओगे। अगर मैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ले रही हूँ, दैट इज NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O प्लस 13 किलो कैलोरी। कहने का मतलब है जब 1 मोल ऑफ NaOH की रिएक्शन 1 मोल ऑफ HCl के साथ हुई तो हमें क्या मिला, 1 मोल ऑफ NaCl मिला प्लस 1 मोल ऑफ H2O मिला, और 13 किलो कैलोरी की जो एनर्जी है वो रिलीज हुई, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँ प्लस 13 किलो कैलोरी को, अगर मैं रिएक्टेंट के साइड लेके जाऊँ तो मैं इसको क्या लिखूंगी, माइनस 13 किलो कैलोरी। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में इतने किलो कैलोरी की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हमारा डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव। डेल्टा एच हमारा कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 13 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ NaOH, पर मोल ऑफ HCl, पर मोल ऑफ NaCl एंड पर मोल ऑफ H2O। पर मोल मैंने इस वजह से यूज किया है क्योंकि यहाँ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में हर चीज 1 मोल में ही है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर मैं दूसरी रिएक्शन ले रही हूँ, दैट इज कार्बन इन सॉलिड फॉर्म प्लस H2O इन गैस फॉर्म गिव्स CO इन गैसेस फॉर्म प्लस H2 इन गैसेस फॉर्म माइनस 30 किलो कैलोरी। अब देखो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, अगर मैं इस 30 किलो कैलोरी को रिएक्टेंट के साइड लेके जाऊँ तो मैं क्या लिखूंगी, प्लस 30 किलो कैलोरी, येस और नो, यही तो लिखूंगी। यहाँ पे जो माइनस 30 किलो कैलोरी रखा है, जब मैं इसको रिएक्टेंट के साइड लेके जाऊंगी तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्लस 30 किलो कैलोरी, ये लिखना पड़ेगा। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में हमें इतनी एनर्जी ऐड ऑन करनी पड़ेगी, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में हमें इतनी एनर्जी सब्ट्रैक्ट करनी पड़ रही थी, लेकिन इस वाले रिएक्शन में हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में इतनी एनर्जी ऐड ऑन करनी पड़ रही है। तो डेल्टा एच हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, और इसमें एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगी, 30 किलो कैलोरी। देखो यहाँ पे 1 मोल कार्बन है और वो 1 मोल H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमें क्या दे रहा है, 1 मोल CO प्लस 1 मोल H2। तो जो 30 किलो कैलोरी है, 30 किलो कैलोरी जो आपको डेल्टा एच मिल रहा है वो पर मोल ऑफ कार्बन, पर मोल ऑफ H2O, पर मोल ऑफ CO और पर मोल ऑफ H2 से मिल रहा है। समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये पर मोल ही रहे। मैं एक रिएक्शन ले रही हूँ, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl माइनस 30 किलो कैलोरी। ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए डेल्टा एच लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, 30 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ H2
पर मोल ऑफ Cl2 पर यहाँ पर 2 मोल ऑफ HCl। समझ में आया? इस चीज़ का आप लोग जनरली ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। इतना अंडरस्टूड है? ठीक है, चलिए तो आइए अब देखते हैं कि जो हमारा डेल्टा H है, जो हीट ऑफ रिएक्शन है, जो बेसिकली होता है HP माइनस HR, वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट फैक्टर की, फर्स्ट फैक्टर क्या है हमारा? फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो डेल्टा H है आपका, दैट इज HP माइनस HR, वो किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट पे। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O गैसियस, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O लिक्विड। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, एक प्रोडक्ट बन रहा है गैसियस फॉर्म में और एक प्रोडक्ट बन रहा है लिक्विड फॉर्म में। तो डेल्टा H की वैल्यू, जहाँ पर H2O गैसियस फॉर्म में बन रहा है, वहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू क्या है? -60 किलो कैलोरी पर मोल। और जहाँ पर H2O लिक्विड फॉर्म में बन रहा है, वहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू क्या है? -70 किलो कैलोरी पर मोल। तो डेल्टा H की वैल्यू दोनों के लिए क्या है? डिफरेंट है ना, क्योंकि एक गैसियस फॉर्म में है और दूसरा लिक्विड फॉर्म में है। तो मैं सीधे सीधे कह सकती हूँ कि वो किस पर डिपेंड कर रहा है? फिजिकल स्टेट पे। क्लियर हुआ? ऑल्दो जो H2O आपका लिक्विड फॉर्म में है, उसकी जो डेल्टा H की जो वैल्यू है वो ज़्यादा नेगेटिव है, मोर नेगेटिव है, क्योंकि गैस को लिक्विड में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंडेंस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें और एनर्जी चाहिए होगी। समझ में आया? दूसरा फैक्टर है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो आपका डेल्टा H है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एलोट्रोपिक फॉर्म पे भी डिपेंड करता है। कैसे? अगर हमारे पास कार्बन डायमंड से लिया गया है, उसको हम लोग बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और हमें क्या मिला? CO2 गैस। दूसरा हमने कार्बन लिया एमॉर्फस से, ठीक है, उसकी रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ और हमें यहाँ पे क्या मिला? CO2 गैस। पहले वाली रिएक्शन के लिए डेल्टा H1 है हीट ऑफ रिएक्शन, और दूसरी वाले के लिए डेल्टा H2 है। तो क्या इन दोनों की वैल्यू सेम होगी? नहीं, डेल्टा H1 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा H2। क्यों? क्योंकि डेल्टा H इलेक्ट्रोपिक फॉर्म पे डिपेंड करता है। पहले डायमंड है और दूसरा एमॉर्फस है। ये चीज़ ऑल्दो हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। एमॉर्फस क्या होता है? इररेगुलर अरेंजमेंट होता है एटम्स का, और डायमंड रेगुलर अरेंजमेंट होता है। अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए। क्लियर हो गया? तीसरा है सॉल्यूशन इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। कोई भी केमिकल रिएक्शन किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूशन में होती है या सॉल्वेंट में होती है। मान लो मेरे पास दो गैसेस हैं, तो उन दो गैसेस का मैंने रिएक्शन करवाया, एक ड्राई स्टेट में एक मॉइस्ट स्टेट में, तो उनकी जो डेल्टा H की जो वैल्यू होगी ना, वो भी डिफरेंट होगी। मान लो हमारे पास दो रिएक्शन है, गैस 1 और कोई गैस 2, ठीक है। एक बार मैंने इन दोनों का रिएक्शन करवाया मॉइस्ट स्टेट में और दूसरी बार ड्राई स्टेट में, तो दोनों के लिए जो डेल्टा H की जो वैल्यू है वो क्या होगी? सेम नहीं होगी, वो डिफरेंट होगी। तो वो किस पर डिपेंड करती है? सॉल्वेंट पे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। डेल्टा H की वैल्यू टेम्परेचर और प्रेशर पे भी डिपेंड करती है। अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करोगे तो डेल्टा H की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज होती रहेगी। क्लियर है? सो क्लास दिस इज ऑल अबाउट हीट ऑफ रिएक्शन, बट अभी और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।